अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रामर चीमा हियर। हमने अब तक कंडीशन को इस्तेमाल करने के सारे तरीके सीख लिए और वो क्या थे? इफ़ एल्स, इफ़ एल्स इफ़, फॉर, वाइल, डू वाइल और स्विच भी। अगर हमने सब सीख ही लिया है तो फिर ये कॉम्प्लेक्स कंडीशंस क्या चीज़ हैं? कॉम्प्लेक्स कंडीशन से मुराद ये कि आप एक से ज़्यादा कंडीशंस को मिलाकर इस्तेमाल कर सकें। मिसाल के तौर पर हम फायर अलार्म को देखते हैं कि जो फायर अलार्म है उसको दो कंडीशंस चाहिए होती हैं और अगर वो दोनों कंडीशंस दुरुस्त हों तो फिर फायर अलार्म चलता है। तो वो दो कंडीशंस क्या हैं? पहली कंडीशन ये है कि धुआं होना चाहिए और दूसरी कंडीशन ये है कि टेम्परेचर, दर्जा हरारत ज़्यादा होना चाहिए। अगर धुआं भी हो और दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर ज़्यादा हो तो फिर फायर अलार्म बजेगा। तो अब हम कोड की तरफ जाते हैं और इसी फायर अलार्म के प्रोग्राम को बनाते हैं। अब हम फ़र्ज़ करते हैं कि फायर अलार्म सिर्फ स्मोक को तब ही डिटेक्ट कर सकता है, तब ही उसे जान सकता है कि धुआं है जब स्मोक यानी धुएं का यूनिट 100 या 100 से ज़्यादा हो जाए। तो वो हम यहाँ लिख देते हैं स्मोक और जो टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत है उसकी भी हम एक थ्रेश होल्ड करते हैं कि टेम्परेचर में डेसिमल पॉइंट इस्तेमाल होता है डॉट समथिंग, तो उसके लिए हम फ्लोट यूज़ करेंगे और हम लिखेंगे टेम्परेचर थ्रेश होल्ड डिग्री सेल्सियस में करेंगे, जाहिर है 40 नहीं 40 भी काम है, 50 कर लेते हैं। अब एक वेरिएबल भी होना चाहिए, किसी तरह से इनपुट भी होना चाहिए कि जिसके ज़रिए टेम्परेचर और स्मोक को हम देख सकें कि कितना है। तो अभी हम फर्जी तौर पे वेरिएबल लेने हैं, तो ये फर्जी तौर पे दो वेरिएबल्स हैं। स्मोक, तो फर्स्ट करें स्मोक अभी रख देते हैं 870, ठीक है, और टेम्परेचर अभी का जो टेम्परेचर होगा वो लिख देते हैं, फर्स्ट करें 40, और हम इनको कंपेयर करेंगे थ्रेश होल्ड्स के साथ और इस तरह से हमारा फायर अलार्म का जो प्रोग्राम है वो देखेगा कि आग लगी है या नहीं। अब हम यहाँ इफ़ स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ़ smoke is bigger than smoke detect threshold, ठीक है ना, और फिर यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स लगा देते हैं। अब आप ज़रा गौर करें कि ये तो सिर्फ एक कंडीशन है, तो हम दूसरी कंडीशन को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए हम एक और इफ़ स्टेटमेंट इफ़ के अंदर डाल सकते हैं जो हमें समझ है, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं इफ़ और यहाँ फिर हम क्या देते हैं, तो ये था हमारा सादा सा फायर अलार्म का प्रोग्राम। अगर हम अभी प्रोग्राम चलाएंगे तो ये कोई आउटपुट नहीं देगा क्योंकि स्मोक जो है वो और टेम्परेचर ये दोनों कम है, तो उसको भी दिखाने के लिए हमें एक एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना होगा। इसको अब हम चला के देखते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि लेस स्मोक लिखा आ रहा है। तो अब हम स्मोक को बढ़ाकर देखते हैं, तो ये आप देख सकते हैं ये कह रहा है लेस टेम्परेचर, क्योंकि स्मोक का थ्रेशोल्ड तो क्रॉस हो गया। अब हम यहाँ आ गए और यहाँ टेम्परेचर जो है वो 40 है और थ्रेशोल्ड 50 है, तो जाहिर है कि टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा नहीं है टेम्परेचर थ्रेशोल्ड से, तो इसलिए लेस टेम्परेचर का चल गया इधर। अब मैं अगर इसको 55 कर दूँ तो जाहिर है फायर अलार्म चलेगा। जब स्मोक और टेम्परेचर दोनों चीज़ें हद से ज़्यादा हो गई तो फिर हमारा फायर अलार्म चल गया। तो ये तो हमें पहले ही पता था कि ये क्या कर रहे हैं, इफ़ स्टेटमेंट्स, एल्स और ये सब, लेकिन इससे भी बेहतर तरीका है कोड को लिखने का। ये तरीका थोड़ा पेचीदा है, तो इसको आसान करने के लिए हम एंड और के ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ से हटा रहा हूँ इसे और अब ये एक ही इफ़ स्टेटमेंट में आ रहा है और यहाँ मैं लगा देता हूँ ये। तो ये क्या चीज़ है? ये एम्पसैंड है, एम्पसैंड, और ये आता है मेरे कीबोर्ड पर शिफ्ट और 7 को दबाने से। शिफ्ट और 7 आता है तो एम्पसैंड निकलता है एम्परसैंड, और ये यहाँ दो ऐसे लगाने हैं। तो इसका मतलब क्या है?
ये एंड ऑपरेटर है और इससे होता यह है कि अब ये और ये दोनों कंडीशंस आपस में जुड़ गई हैं और जुड़ने से मुराद ये है कि अब हम दोनों कंडीशंस को एक साथ देख रहे हैं। अगर स्मोक स्मोक डिटेक्ट थ्रेशहोल्ड से ज़्यादा है और टेम्परेचर थ्रेशहोल्ड से ज़्यादा है तो फिर फायर अलार्म चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो लेस स्मोक तो खैर अब नहीं हम कह सकते क्योंकि अब तो टेम्परेचर का भी हिसाब हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं लेस स्मोक और टेम्परेचर। तो अब हम इसको चलाकर देखते हैं। तो ये कह रहा है फायर अलार्म क्योंकि स्मोक भी ज़्यादा है स्मोक थ्रेशहोल्ड से और टेम्परेचर भी ज़्यादा है टेम्परेचर थ्रेशहोल्ड से, जैसे कि हमने पहले सेट किया था। और अगर हम इनमें से कोई एक भी कम कर दें, मसलन मैं यहाँ कर देता हूँ 100, ठीक है। तो 100 सेम है, लेकिन आप देख सकते हैं बिगर देन का साइन इधर इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मतलब कि ये नहीं चलेगा, फायर अलार्म नहीं चलेगा क्योंकि बराबर हैं ये, जो कि नहीं होना चाहिए, स्मोक को ज़्यादा होना चाहिए थ्रेशहोल्ड से। तो अब इसको चला कर देखते हैं। तो अब ये कह रहा है लेस स्मोक और टेम्परेचर, यानी कि फायर अलार्म नहीं चला क्योंकि कोई एक चीज़ कम है। इसी तरह हम ये स्मोक को ज़्यादा ही रखते हैं लेकिन टेम्परेचर को कम कर देते हैं। ये अब यही कह रहा है लेस स्मोक और टेम्परेचर। तो आपने अभी सीखा एंड का कॉन्सेप्ट, एंड ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ एक और ऑपरेटर है और का ऑपरेटर, ठीक है। अगर हम फर्ज करें कि हम चाहते हैं कि हम फायर अलार्म तब चलाएं जब स्मोक ज़्यादा हो या फिर टेम्परेचर ज़्यादा हो, इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी ज़्यादा हो तब अलार्म चल जाए। बहुत मतलब सिक्योरिटी वाला अलार्म है कह लो। तो अब हम यहाँ लगाएंगे ये दो सीधे डंडे, ठीक है। अब इनको क्या कहते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता। ये 1 नहीं है, ये L नहीं है, ये स्लैश जो कीबोर्ड में जो मेरा स्लैश का बटन है, तो अगर मैं शिफ्ट के साथ दबाऊं तो ये डंडा आता है, ठीक है। ये उल्टा स्लैश है, इसके साथ में शिफ्ट दबा के बटन दबाऊं उल्टे स्लैश को तो ये डंडा आता है, ठीक है। और ये मेरे कीबोर्ड में जो लेफ़्ट साइड में जो CTRL है उसके साथ है, लेकिन मैंने कुछ कीबोर्ड्स देखे हैं उनमें ये बैक स्पेस के नीचे होता है या इंटर के करीब होता है ये बटन। और ये दो डंडे जो है ये एक ऑपरेटर है और इसको हम कहते हैं और ऑपरेटर। इसका मतलब ये है कि अगर स्मोक जो है वो थ्रेशहोल्ड से ज़्यादा हो जाए या फिर टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर थ्रेशहोल्ड से ज़्यादा हो जाए, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ ज़्यादा हो जाए तो फिर फायर अलार्म चल जाएगा। अब हम यहाँ और नहीं लिख सकते, एल्स की स्टेटमेंट है, हमें यहाँ लिखना पड़ेगा एंड, ठीक है। क्योंकि जाहिर है ऐसा हो नहीं सकता कि इनमें से अगर कोई एक चीज़ कम हो तो फिर अलार्म ना चले, ऐसा अब नहीं हो सकता। अब जो है हिसाब ये है कि इनमें से कोई एक भी अगर ट्रू हुआ, इनमें से कोई एक भी फ़र्ज़ करें टेम्परेचर ज़्यादा है टेम्परेचर थ्रेशहोल्ड से, तो फिर अलार्म चल जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों कम है तो फिर अलार्म नहीं चलेगा। तो आपने अभी एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर को सीखा। अभी एक और ऑपरेटर है जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, लेकिन मैं एक बार फिर बता देता हूँ। ये फ़र्ज़ करें हम या यहाँ कहते हैं कि स्मोक अगर छोटा है स्मोक थ्रेशहोल्ड से, ठीक है, हम यहाँ लगा देते हैं नॉट का ऑपरेटर, इसको कहते हैं नॉट ऑपरेटर। और इससे ये होगा कि हम यहाँ बोल तो रहे हैं कि स्मोक छोटा है स्मोक डिटेक्ट थ्रेशहोल्ड से तो फिर फायर अलार्म चले, लेकिन असल में बात यह है कि हमने पीछे नॉट लगा दिया तो उल्टा हो गया। उल्टा का मतलब ये कि ये पहले था छोटा, लेकिन अब जो कि नॉट लगा दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ तभी चलेगा जब स्मोक जो है स्मोक डिटेक्ट थ्रेशहोल्ड के बराबर होगा या फिर ज़्यादा होगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है शायद, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको समझ आ जाएगी कि नॉट ऑपरेटर क्या कर रहा है, उल्टी कर रहा है कंडीशन को, उल्टा कर देता है, उल्टा फ्लिप द टेबल। हम इन कंडीशंस को बूलियन वेरिएबल के अंदर भी सेव कर सकते हैं, इनका जो रिजल्ट है उनको, ठीक है, इनको नहीं, इनके रिजल्ट को। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ
तो ये एक बूलियन है और यहाँ इसके आगे लिखा हुआ है कि अगर स्मोक स्मोक डिटेक्ट थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो तो फिर इज स्मोक देयर ट्रू होगा वरना फॉल्स होगा, और ये एक बूलियन है। यहाँ होता है कि पहले एक कंडीशन कैलकुलेट होती है और जो उसका रिजल्ट होता है वो इस बूलियन वेरिएबल के अंदर सेव हो जाता है। तो स्मोक और टेम्परेचर, अगर स्मोक होगी और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिर फायर अलार्म चलेगा। कितना इजी हो गया है इसको पढ़ना और समझना। और ये दोनों बूलियन वेरिएबल्स को इस्तेमाल करके हुआ है। हम बूलियन वेरिएबल्स के अंदर भी कॉम्प्लेक्स कंडीशंस इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन मैं लिख देता हूँ बूल, मैंने इन दो बूलियन वेरिएबल्स को इस्तेमाल किया है इस एक्सप्रेशन में। जो रिज़ल्ट है वो कैलकुलेट होकर इसमें सेव हो जाता है इज़ अलार्म रनिंग। और अब हम इज़ अलार्म रनिंग को इधर लिख सकते हैं इज़ फायर अलार्म रनिंग। ठीक है, तो ये भी वही काम करेगा, लेकिन ये भी चीज़ों को एक तरीके से आसान बना रहा है कि अगर आप ऊपर का कोड ना देखा, सीधा सीधा यहाँ से देखें कितना ईजी है। अगर अलार्म चल रहा है तो फिर फायर अलार्म बोलें, वरना बोलें कि टेम्परेचर या स्मोक काम है। आप मल्टीपल और एंड ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं और जितनी कॉम्प्लेक्स करना चाहिए कंडीशन को कर सकते हैं, लेकिन मसला यह है कि इसको समझना मुश्किल है। अब कौन सी कंडीशन कब चेक हो रही है और क्या हो रहा है, इसको समझना मुश्किल हिसाब है। कि फ़र्ज़ करें हो सकता है कि पहले ये चेक हो रही हो, ठीक है, मतलब एक कन्फ्यूजन है कि क्या हो रहा है। तो उसके लिए हम ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे, तो ब्रैकेट से ही आसान हो जाएगा। अब ये मैं यहाँ इसको हटा देता हूँ। ब्रैकेट्स जो है वो मल्टीपल ऑपरेटर्स जब इस्तेमाल करें तो बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले ये चेक हो रहा है, ठीक है, उसके बाद इसका जो रिज़ल्ट आता है वो यहाँ डलता है और फिर उन दोनों के दरमियान चेक होता है, रिज़ल्ट और इसके दरमियान। तो मैं अभी ज़रा आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। वैल्यू 2 इज़ बिगर देन वैल्यू 3, ठीक है, तो वैल्यू 2 वैल्यू 3 से बड़ी है, हाँ। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ अब रिजल्ट आ जाएगा उसका, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रू। ठीक है, ये कंपाइलर कर रहा है, फ़र्ज़ करें मैं नहीं, कंपाइलर कर रहा है, तो यहाँ ट्रू आ गया। उसके बाद वैल्यू 3 इज इक्वल टू वैल्यू 1। 3 2 है और 1 5 है, तो ये ट्रू नहीं है तो फॉल्स है। तो हम यहाँ इस कैलकुलेट कर देते हैं फॉल्स, ठीक है, फॉल्स और ट्रू। ठीक है, अब ये और ऑपरेटर की बात की है कि इनमें से अगर कोई एक भी ट्रू हुआ तो फिर सारा कुछ ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं एक चीज़ ट्रू है और दूसरी चीज़ फॉल्स है। तो चूँकि ये ट्रू है तो ये सारा का सारा ट्रू हो गया, क्योंकि और ऑपरेटर यही करता है। तो ये ले, और अब आखिर में हम वैल्यू 1 और 2 के कर रहे हैं इसके साथ एंड ऑपरेटर, जो कि बहुत सिंपल है, लेकिन मैं फिर भी करके दिखा देता हूँ। वैल्यू 1 इज स्मॉलर देन वैल्यू 2, वैल्यू 1 5 है, वैल्यू 2 8 है, तो ये भी ट्रू ट्रू। अब चूँकि दोनों चीज़ें ट्रू हैं तो एंड रिजल्ट भी होगा ट्रू, और चूँकि ये ट्रू हो गया तो ये ट्रू प्रिंट हो जाएगा। फ़र्ज़ करें कि यहाँ फॉल्स होता तो एंड ऑपरेटर है, तो एंड ऑपरेटर में ये होता है कि वो कोई एक भी अगर फॉल्स हो तो सारी के सारा कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो ये फिर फॉल्स होता, और अगर ये फॉल्स होता तो फिर ये प्रिंट होता। हम एक और चीज़ फ़र्ज़ करते हैं कि ये इसी तरह है लेकिन पीछे नॉट ऑपरेटर है। अब ट्रू एंड फॉल्स, ये दोनों जब होते हैं एंड में तो जाहिर है एक भी फॉल्स अगर एंड में हुआ तो सारी की सारी कंडीशन फॉल्स, तो ये हुआ फॉल्स। और फॉल्स के पीछे नॉट ऑपरेटर है, तो नॉट क्या करता है, उल्टा करता है, तो ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, ट्रू हो गया। और फिर आप देख सकते हैं कि अगर ये ट्रू है तो फिर ये वाला प्रिंट होगा। मैंने आपको कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स का भी बताया था, तो मैं वो एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देता हूँ। बिगर देन, स्मॉलर देन, बिगर देन, इक्वल टू, स्मॉलर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये 6 कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जो कंडीशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। और ये मैंने आपको एक वीडियो में समझाए भी थे, मेरे ख्याल से वो वाइल लूप को समझाते वक्त मैंने ये इनका जिक्र किया था। तो आज आपने कॉम्प्लेक्स कंडीशन सीखी। कॉम्प्लेक्स कंडीशन से मुराद और एंड और नॉट ऑपरेटर
कंडीशंस के दरमियान में, ठीक है। और इससे कंडीशंस के दरमियान आपस में एक ताल्लुक आ जाता है। और ये थोड़ी सी मुश्किल अभी आपको लग रही होंगी क्योंकि शायद मैंने थोड़ा सा पेचीदा तरीके से समझाई है इन चीज़ों को, लेकिन अगर आप इनको खुद टाइप करके सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये बहुत इजी है, आप ये आराम से गेट यूज टू हो जाएंगे। इसको इस तरह से पढ़ना है उस कंडीशन को कि जिस तरह के मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर धुआं ज़्यादा है और अगर दर्जा हरारत ज़्यादा है तो फिर फायर अलार्म चलेगा। तो ये जो बीच में और आया है ना, ये एंड ऑपरेटर है। आप मतलब डेली लाइफ से अपनी रियल लाइफ से कौन सा प्रोग्राम आप सोच सकते हैं और आप उसका प्रोटोटाइप बना के देखें, उसका एक मॉडल बनाकर देखें अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और अब आप ये कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप एक माइक्रोवेव का बना सकते हैं, आप एक बल्ब का बना सकते हैं, आप किसी भी डेली लाइफ में जो आप टूल्स को इस्तेमाल करते हैं आप उनका प्रोटोटाइप और मॉडल बना सकते हैं, क्योंकि अब आपने सीख ली हैं सारी की सारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स। आपने ये भी सीखा कि हम कंडीशंस को एवेल्यूएट करके, कैलकुलेट करके उसे बूलियन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं, उनको सेव भी कर सकते हैं, और फिर उन बूलियंस को हम इफ़ स्टेटमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ़ या वाइल या कोई भी कंडीशन वाली स्टेटमेंट हो। मुझे उम्मीद है कि आपको कॉम्प्लेक्स कंडीशंस की थोड़ी बहुत समझ आई होगी, और अगर आपको समझ आई है तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं। इसी तरह आप प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।